इकाई 4 नागरिक और सैन्य शासन। प्रश्न नंबर 1, सैनिक शासन क्या है? उत्तर, जब किसी राज्य या देश पर उसकी सेना द्वारा शासन किया जाता है तो इसे सैनिक शासन या सैन्य शासन कहते हैं। आम परिस्थितियों में सेना देश की सरकार के नीचे कार्य करती है और सरकार के आदेश का पालन करती है। ज़रूरत पड़ने पर या बुलाए जाने पर ही मदद के लिए आगे आती है। लेकिन देश में संकट की स्थिति, गृह युद्ध या ऐसे हालात में जब देश की सरकार शासन करने में असफल हो जाए तो सेना देश के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। प्रश्न नंबर 2, नागरिक सैनिक संबंध से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यहाँ पर नागरिक शब्द का प्रयोग सभी गैर सैन्य समाज संस्थाओं, संगठनों और सरकार आदि के लिए किया गया है। किसी देश में नागरिक सैन्य संबंधों को समझने के लिए ये देखा जाता है कि उस देश की सेना और शासन यानी सरकार के बीच संबंध कैसे हैं। सेना सरकार के आदेश का पालन करती है या सेना सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। सेना और शासन के बीच संबंध सामान्य है या टकराव की स्थिति है। प्रश्न नंबर 3, भारत में नागरिक सैनिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आज़ादी के बाद लंबे समय तक सेना को विदेश या सुरक्षा नीतियों के मामले में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 1962 के चीन युद्ध के बाद भी सेना को राज्य के किसी महत्वपूर्ण मामले में कोई भूमिका नहीं थी। राज्य और सैनिक संबंध कभी सामान्य नहीं रहे। ऐसे कई मौके आए जब सेना और राजनीति में खींचातानी शुरू हो गई। एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी भारत में नागरिक सैन्य संबंधों की सरगर्मी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दिसंबर 1998 में नौसेना के प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत को राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और अपने रक्षा मंत्री की आज्ञा का पालन न करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। एडमिरल भागवत ने सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। ऐसे और भी उदाहरण हैं जिनमें नागरिक और सैन्य संबंधों में खींचातानी को साफ देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के संबंध इतने खराब हों कि देश के सामने बड़ी समस्या का रूप ले लें। आज के समय में राज्य और सैनिक संबंधों को सुधारने और उन्हें सामान्य करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे सैन्य बलों के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अधिकारियों को जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा विद्रोह और आतंकवाद से लड़ने में सेना सरकार का पूर्ण रूप से साथ देती है। प्रश्न नंबर 4, राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के मुख्य कारण क्या हैं? उत्तर, राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, निम्न स्तर की राजनीति। अविकसित और विकासशील देशों में निम्न स्तर की राजनीति प्राय देखने को मिलती है। सरकार की लोकप्रियता जनता में कम होती है। राज्य में संस्थाओं की संख्या सीमित होती है। प्राय सरकार सत्ता का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाती। ऐसे में सेना देश के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है। दूसरा, सामाजिक सामंजस्य में कमी। कई मौकों पर देखा जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कोई तालमेल नहीं होता। ऊंच नीच और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के कारण क्षेत्र में अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित न कर पाने की परिस्थिति में सेना को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तीसरा, राज्य निर्माण। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती राज्य निर्माण की होती है। प्रजातंत्र स्थापित करना, आर्थिक समस्याओं का सामना करना, संविधान निर्माण, विकास आदि वे चुनौतियां हैं जो राज्य निर्माण की राह में बाधा बनती हैं। इनसे निपटते समय कई जगहों पर चूक होना या पूर्ण रूप से स्थितियों को नियंत्रित ना कर पाना स्वाभाविक है। ऐसे में सैन्य हस्तक्षेप की परिस्थितियां बन जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, सैनिक शासन क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, जब किसी देश में नागरिक शासन अर्थात प्रजातांत्रिक सरकार शासन का कार्य सुचारू रूप से चलाने में विफल हो जाती है तो ऐसे में वहां के सैन्य बल नागरिक सरकार को हटाकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और देश पर शासन करते हैं। इस व्यवस्था को सैनिक शासन कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सैनिक शासन लोगों द्वारा खुशी से स्वीकारी जाने वाली शासन व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था विषम परिस्थितियों में लागू की जाती है। इस व्यवस्था में आमतौर पर किसी राजनीतिक विचारधारा का पालन नहीं किया जाता है। दूसरा, सैनिक शासन नागरिक राजनीति में
सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप के कारण अस्तित्व में आते हैं, अर्थात सैनिक बलों का राजनीति में हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ जाता है और अंततः सेना देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। तीसरा, सैनिक शासक देश में तानाशाह की तरह शासन करते हैं और देश में मौजूद सभी राजनीतिक दलों और संगठनों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। चौथा, सैनिक शासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार शासन व्यवस्था नहीं है। कई मामलों में एक तरफा निर्णय लिए जाते हैं और अक्सर समाज के सभी वर्गों के बारे में नहीं सोचा जाता है। प्रश्न नंबर 6, सैनिक शासन के परिणाम क्या हैं या राजनीति में सेना के हस्तक्षेप के क्या परिणाम होते हैं? उत्तर, जब भी किसी देश में सैनिक शासन लागू होता है तो उस देश की शासन व्यवस्था सामान्य नहीं रह जाती है। सैनिक शासन लागू होने के बाद निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। पहला, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं प्रतिबंधित हो जाती हैं। देश का शासन व्यवस्थित रूप से नहीं बल्कि सैनिक शासक की तानाशाही से चलता है। दूसरा, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सैन्य नेता विरोध प्रदर्शन करने वालों और अन्य स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगा देते हैं। तीसरा, प्रेस पर अंकुश सेंसरशिप लगा दिया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार की अनुमति के बगैर कुछ भी छाप या लिख नहीं सकती है। चौथा, राजनीतिक पूर्व नेताओं को सरकारी आवास छोड़कर निजी आवासों में या विदेशों में बसने को मजबूर किया जाता है।